नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कुछ खबरों के ऊपर, जिसमें सबसे बड़ी मुद्दे की खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट जो बिल आया था, जो अभी इस साल पेश किया गया था सरकार द्वारा पार्लियामेंट के अंदर और पास कर दिया गया था, जो वाकई में एक सेकुलर बिल माना जा सकता है, उस बिल के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह कर दिए हैं। और देखकर दुख ये होता है कि जहां पर 5 करोड़ से ज्यादा केसेस इस देश के अंदर पेंडिंग है, कितने लोग जो है वो उनकी सजा से ज्यादा साल उनको अंडर ट्रायल हो चुके हैं जेल के अंदर रहते हुए, उनके ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा है। लेकिन वो सरकार जिनको जनता चुनकर भेजती है, जो बहुमत लेकर आती है, वो कोई कानून पारित करती है। और कानून जब पारित हो जाता है, जो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो हमारा देश है उसके अंदर जनता का हित होती है, जनता का हित होता है उस कानून के अंदर, वो कानून कुछ 4 वकील जाके सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हैं और उस कानून को बदलने की बात शुरू हो जाती है। इनफैक्ट बदल दिया जाता है। तो कार्तिक, ये जो वक्फ के ऊपर सारी चीजें निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी रखी है, जो 3 सेक्शंस के ऊपर बात करी है, ये क्या है? ये देखिए 3, जिस तरीके से 3 है, तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि सबसे पहले जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ वकील जाते हैं और फिर बाद में इसके बारे में जब वो कहते हैं कि भाई हमारी ये याचिकाएं, इन पर आपको काम करना चाहिए, इनके ऊपर आपको सुनवाई करनी चाहिए, तो मेन बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट, कई केसेस तो होते हैं ऐसे जिनको सुप्रीम कोर्ट लेता नहीं है, लेकिन इन केसेस को सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द ले लेता है। और यहाँ पर क्योंकि ये ले लेता है, तो फिर उसके बाद देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बदलाव भी कर देता है। तो यहाँ पर कुछ कानून है जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है, सेक्शन है। तो पहला सेक्शन है सेक्शन 3R। इसके अंदर ये है कि इन्होंने, सरकार ने, पार्लियामेंट की तरफ से बदलाव किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई मुस्लिम व्यक्ति है, वो किसी जमीन को बता रहा है कि ये मैं वक्फ बोर्ड को डोनेट करने वाला हूं या फिर ये वक्फ बोर्ड की चीज है, तो उसके लिए उसको 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस करना चाहिए। उनका ये कहना था, यानी कि वो पिछले 5 साल से इस्लाम धर्म को मान रहा हो, ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ याचिका दर्ज की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को सही माना, याचिका को सही माना, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आप ये कैसे डिफाइन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि कोई व्यक्ति किस समय से, किस तरीके से 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फिर अगर आप इसके ऊपर भविष्य के अंदर कुछ नियम निकालते हैं तो फिर इसके ऊपर हम इस पर कार्रवाई कर देंगे और फिर आगे चल के आप इस सेक्शन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अभी स्टे लगा दिया, अभी स्टे लगा दिया। तो मतलब यार, फॉर एग्जांपल कल को आप कार्तिक चौधरी से आप इस्लाम धर्म अपना लेते हैं। आज तारीख क्या है? आज तारीख है 15 सितंबर। कल से आप 16 सितंबर से अपना लेते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंज होगा, तो वहां से तो 5 साल गिने जा सकते हैं। तो ये तो बात ही अलग हो गई ना कि आप प्रैक्टिस में मुस्लिम कैसे डिफाइन आउट करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसके कल को कोई जबरन अगर किसी का धर्मांतरण करके जबरन किसी की कोई जमीन ऐंठ ली जाए, तो 5 साल तक का उसका टाइम पीरियड है ना। भाई सुप्रीम कोर्ट चाहता तो उसको 1 साल 1.5 साल कर लेता, या कुछ महीने तो करता एटलीस्ट। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? दूसरी चीज एक और अपन यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड वाले कह देते हैं कि भाई इतने साल पुराना मंदिर हमारा है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है? हाँ, ऑब्वियसली बात है, एक तरीके से कि भाई इसको किस तरीके से डिफेंड किया जा सकता है। हाँ, मतलब जिस आधार पे वक्फ है वही 1400 साल पुरानी है, और यहाँ पर 1500-1600 साल पुराना वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाती है, तो ये कैसे हो? तो इसके ऊपर कुछ राय है नहीं सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि है ना, पार्लियामेंट ने किया था, तो पार्लियामेंट ने बताया था कि जो पावर्स है वो कलेक्टर के पास, जो डीएम होता है उस जगह का, उसके पास चल जाएगी। वो जो है अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेगा, बताएगा कि भाई इसके मामले जो भी है, अगर कोई प्राइवेट एंटिटी कह रही है जमीन मेरी है, तो उसके ऊपर कलेक्टर सुनवाई करेगा। और अगर वक्फ बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो जो कलेक्टर है, डीएम है, वो उसके ऊपर अपनी सुनवाई करेगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने आदेश ये दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये दिया है कि आप ये काम मत कीजिए, यानी कि जो जमीन किसकी है ये काम आप मत कीजिए। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि ये जमीन की प्राइवेट एंटिटी की है, वक्फ बोर्ड की है, फिर सरकार की, ये इस चीज को, जमीन किसकी है, इसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। मतलब उन्होंने एसडीएम डीएम का कोई पावर नहीं है। पहले तो आपने उस व्यक्ति ने जो यूपीएससी क्लियर करके एसडीएम डीएम बना है, उसको अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ये डिफाइन आउट कर सके कि ये जमीन किसकी है, एक्स की है, वाई की है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अभी भी मैंने स्टार्टिंग में भी तो ये बोला था कि करोड़ों केसेस पहले से पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं चल रही है। 2-2 महीने की छुट्टी आप ले लेते हैं, और 2 महीने की छुट्टी का मैं एक बताता हूँ कि जब ये 2 महीने की छुट्टी कॉलोनियल माइंडसेट है। हाँ, जो अंग्रेज आए थे तो यहाँ पर गर्मियां चल रही थी। नहीं, गर्मी नहीं, तो अंग्रेज के जब छुट्टी, अंग्रेज वकील जज है, तो यार वो इंग्लैंड से आया है, तो उसका परिवार तो इंग्लैंड में ही है, उसको इंग्लैंड की याद भी आएगी। तो अब पहले थोड़ी जहाज, वो हवाई जहाज होता है, अच्छा, उनको आने जाने में 2 महीने लग जाते थे, तो इसलिए वो 2 महीने की छुट्टी होती थी। आज भी वो कॉलोनियल माइंडसेट पारित किया जा रहा है और करोड़ों केसेस पेंडिंग है। तो
तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 2-2 महीने की 1.5 महीने की छुट्टी ले ली जाती है कोर्ट की और फिर बस मजे चलते हैं। हाँ ये है। और फिर एक है नॉन मुस्लिम मेंबर्स वाला, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि इस चीज़ को सेकुलर बनाया जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो एक गवर्नमेंट बोर्ड टाइप है, ठीक है, ये प्रॉपर एक रिलीजियस चीज़ नहीं है। जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल कोई मंदिर हो गया, वो प्रॉपर रिलीजियस चीज़ हो गई है, हालांकि वहाँ से भी सरकार टैक्स लेती है। हाँ ऑब्वियसली हमारे मंदिर फ्री करे ना सरकार को, तो हाँ वो वहाँ से भी सरकार टैक्स लेती है, चाहे कोई से भी हो। तो ये जो वक्फ बोर्ड है एक गवर्नमेंट बोर्ड टाइप है, तो इसके अंदर सभी तरीके के लोग होने चाहिए। लेकिन शुरुआत में स्टार्टिंग में ये रहता था कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स है, लेकिन सरकार ने कहा कि इसके अंदर अब नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी रहेंगे, जिससे लोगों को आपत्ति हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके अंदर एक थोड़ी सी नरमी बरती है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके अंदर मुस्लिम मेंबर्स भी रहेंगे और नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी रहेंगे, जिसके अंदर सेंटर के अंदर मैक्सिमम 4 मुस्लिम नॉन मुस्लिम मेंबर्स रह सकते हैं और स्टेट के अंदर मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स रह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समझदारी इसके अंदर थोड़ी सी और दिखाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस वक्फ बोर्ड का, चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, उसका अगर जो सीईओ होगा या फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, यानी कि जो हेड होगा एक तरीके से, वो कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो मुस्लिम हो। तो इसमें क्या होगा मतलब ये क्या बात हुई है, मतलब ये तो बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि आप इंसान की कैपेबिलिटी उसका धर्म देख के तय कर रहे हैं। हाँ। जबकि वो कोई रिलीजियस बॉडी थोड़ी है, नहीं है, वो तो एक प्रॉपर्ली फंक्शनल गवर्नमेंट बॉडी है जिसको सरकार से पैसा मिलता है। अभी जो जम्मू कश्मीर के अंदर वक्फ ने एक मस्जिद बनाई, वहां पर जो चीज, जो भी मस्जिद मदरसा जो भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी हाँ, बनाई, उसके ऊपर जो हमने दृश्य देखे, जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, किस प्रकार उन्होंने जो अशोक स्तंभ है उसको तोड़ने की कोशिश करी और उसको हटाने की कोशिश की कि यहाँ पर मूर्ति पूजा जो है हमारे धर्म के अंदर अलाउ नहीं है। तो अगर अशोक स्तंभ से इतनी ही दिक्कत है तो पासपोर्ट के ऊपर भी है, हटाइए। नोट के ऊपर भी रहता है, इसको हटाइए, इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। तो ये सब चीजें हैं। खैर अब कुछ करा नहीं जा सकता ना, कि एक होता है कि आप समय के साथ साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो समय तो आगे बढ़ जाता है, वो कुछ होते हैं वहीं रुक जाएंगे, वो उससे भी गए बीत होते हैं, वो पीछे जाने की कोशिश करते हैं, पीछे जो अपने कि भाई पीछे चलो, अपने को पीछे से ही अपने जो पुराने हीरो थे उनको जिंदा कर। हाँ वो ऑब्वियसली आप देखते नहीं हो प्रोटेस्ट के अंदर ये सब चीजें तो देखी जाती है, ये सब। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लोग इस तरीके से भी गए थे और उन्होंने ये तमाम चीज़ें तो रखी थी। एक चीज़ और रखी थी कि वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप ऐसा कोई कानून मत बनाइए कि हमें इसको रजिस्टर करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं चल सकता, आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ये तो एक चीज़ रिकॉर्ड है, ये तो एक चीज़ सही कही। और हालांकि देखने वाली बात यह है कि लोग बाग इसके खिलाफ भी याचिका लेकर गए थे कि हम रजिस्टर नहीं करेंगे। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे देश के अंदर, जहां पर जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, देश के प्रधानमंत्री हर जगह जाके ये चीज को बोलते रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र होने के बावजूद भी जब जनता पूर्ण बहुमत से सरकारों को बनाती है और वहां से एक प्रधानमंत्री निकलता है, उसकी कैबिनेट मिलकर एक कानून को पारित करती है, और कानून पारित होने के बाद भी कुछ वकीलों की टीम जाके सुप्रीम कोर्ट पे उस कानून के ऊपर स्टे लगा देती है। सीए के टाइम पर भी हमने सेम चीज देखी, फार्म लॉस के टाइम पर भी हमने सेम चीज देखी, काशी, मथुरा और बाकी मामलों में भी हमने सेम चीज देखी, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे वक्फ के ऊपर बात करी जा रही है, वहां पर भी हम सेम चीज ही देख रहे हैं। लेकिन आज की दूसरी खबर भी यही इससे रिलेटेड है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये चीज कही कि वेस्टर्न यूपी जो है वो धीरे धीरे मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। बिल्कुल। अब उनके इस बयान के ऊपर विवाद शुरू हो चुका है। बिल्कुल। खैर मेरे को कोई मतलब नहीं है कि बयान क्या था क्या नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी चीज जानता हूं कि मेरा देश एक लोकतंत्र है, और एक लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति के पास अपनी राय रखने का तरीका हक है। अब वो व्यक्ति वो सिर्फ इतना सही तो बोल रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये हो रहा है। अब हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट करनी क्यों है? किसी ने बोला है तो बोला है, खत्म हो गई बात। कितनी बार ये चीज भूली जाती है कि इस देश में माइनॉरिटी को जीने का हक नहीं है। हर दिन एक नया जख्म। बिल्कुल। देखिए सीन ऐसा है कि जैसे इन्होंने बात बोली तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं जो उस क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, या फिर अलग तरीके जो नेता बोलना ही नहीं चाहिए। अलग डिम्पल यादव पे टिप्पणी करी गई थी, मौलाना राशिदी दौरा, खुद के पति चुप बैठे हुए थे कि भाई खुद की बीवी के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी होने के बावजूद भी कोई पति चुप बैठ जाए जो खुद की बीवी के लिए नहीं बोल पाया, वो जनता के लिए क्या बोलेगा? सही सीधी बात है। तो ये सब लोग उनके खिलाफ बोलने लगे। अब धीरे धीरे करके डेटा भी सामने आने लग गया, लोग पढ़ने समझने लगे कि भाई आखिर मिनी पाकिस्तान क्यों कहा जा रहा है। तो जो पश्चिमी यूपी है तो उसकी जो डेमोग्राफी है वो धीरे धीरे करके बदल रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की बदल रही है, जिस तरीके से आसाम की बदल रही है, इस तरीके से वहाँ की भी बदल रही है, और गाँव की भी तो बदल रही है। हाँ बिल्कुल, झुंझुनू क्षेत्र के अंदर जो अलग अलग गाँव आते हैं वहाँ की भी बदल रही है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो मुस्लिम आबादी है ये अचानक से बहुत ज़्यादा
तरीके से बढ़ रही है। हालांकि कुछ देश कहते हैं कि भारत के अंदर माइनॉरिटी खतरे में, हाँ। तो विनम्र कहते हैं कि भाई किस तरीके से खतरे में, यहाँ पर तो माइनॉरिटी की आबादी बढ़ रही है लगातार। तो देखने को ये मिलता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिले ऐसे हैं जहाँ आबादी 30% से ज़्यादा नहीं बल्कि 40 और 50% से ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरी चीज़, अगर भाई आबादी बढ़ने से रिलेटेड अपन नहीं कह सकते कि भाई ये मिनी पाकिस्तान है, आगे बढ़ते हैं तो ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जो एंटी नेशनल है। यहाँ पर कई बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब NIA और IP ये सभी तमाम ऑपरेशन चला रही थी, तब इनको देखने को मिला था कि यहाँ से खूब सारे पाकिस्तान के जासूस निकले जा रहे हैं, पाकिस्तान के जासूस पकड़े जा रहे हैं, खूब सारे लोग। एक बाबा भी तो था वेस्टर्न यूपी से, ये नेक्सस है। हाँ, तो नेक्सस है। तो कहीं ना कहीं जो रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं वो मेरे हिसाब से सही भी कह रहे हैं, और उनकी इस बात को डिबेट करने के साथ साथ मेरे हिसाब से ये देखना चाहिए कि वो किस संदर्भ में कह रहे हैं। भाई वो बाबा हैं, स्वामी जी हैं, जगत गुरु जी हैं, तो ऐसे तो बात है नहीं कि हवा में कुछ भी कह रहे हैं, है ना, जगत गुरु की उपाधि है, तो ऐसे तो है नहीं हवा में कुछ भी कह रहे हैं। एक सीरियस नोट तो कहीं ना कहीं होगा छुपा हुआ, तो उसके ऊपर कह रहे होंगे, उनकी राय होगी। खैर, अगर हम अब इस वीडियो के एंड तक आ ही चुके हैं, तो कल हमने एक SOS का एपिसोड किया था। आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अंदर हमने एक चीज़ के ऊपर बात करी थी, और कल का दिन भी जो है वो भारत के इतिहास में लिखा जाना चाहिए कि हमने जो है एक ऐसे देश के खिलाफ क्रिकेट मैच खेला जिस देश ने हमारे ऊपर, हमारे देश को खत्म करने के लिए, हमारे देश की जनसंख्या को रोकने के लिए, हमारी आर्थिक व्यवस्था को डगमगाने के लिए हर नाकाम कोशिश करी है। पाकिस्तान के साथ हमने क्रिकेट मैच खेला। मैं तो आज भी उसके विरोध में हूँ, क्रिकेट मैच खेलना ही नहीं चाहिए था। आप बॉयकॉट कीजिए, खुद को इतना केपेबल बना लीजिए कि हर टूर्नामेंट को बॉयकॉट कीजिए जहां पे पाकिस्तान आ रहा है, या फिर वो मैच तो खासकर बॉयकॉट कीजिए जहां पाकिस्तान से खेलने को मिलता है। बोले वो ओलंपिक्स हो या फिर कोई और टूर्नामेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप में कैपेबिलिटी होगी तो होगी, 9 महीना IPL खेलते रहो यार, किसको क्या फर्क पड़ रहा है। खूब IPL खेलो, खूब पैसा कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उस मैच के अंदर जो चीज हुई कि आपने हाथ नहीं मिलाया, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस के अंदर पहले ग्राउंड के ऊपर सूर्य कुमार यादव ने ये चीज को बोला कि भाई हम ये फैमिलीज को डेडिकेट करते हैं, फिर आर्म फोर्सेस को डेडिकेट करते हैं, वी स्टैंड विद द सॉलिडारिटी ऑफ द फैमिलीज ऑफ पहलगाम अटैक। ये सब चीजें जो आपने बोली, और उसके बाद भी आपने जो सब चीजें करी, हाथ नहीं मिलाना, ये एक अच्छा जेस्चर है, अप्रिशिएबल जेस्चर है। हाँ, ये है कि 100% गुस्सा था तो थोड़ा कम हो गया इस चीज के कंपैरेटिवली, क्योंकि जीत गए थे। जीतना तो ऑब्वियस ही था, आप हार ही नहीं सकते थे, वो तो गलती से आप हार जाते, तो वहीं रहना था, यहाँ आना, इस देश में आना थोड़ी था वापस। फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है दादा, ये जीतना तो ठीक है, वो अच्छा है, वो बढ़िया मैच। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रचने चाहिए थे, क्योंकि जिस तरीके से देखते हैं भाई, जय शाह ICC के चेयरमैन बन के बैठे थे, पहले BCCI के चेयरमैन बन के बैठे थे। इंडिया क्रिकेट की दुनिया के अंदर लीड करता रहता है, IPL हिट होता रहता है, तो आप लीडर होते हुए भी आप एक ऐसे देश के साथ मैच खेल रहे हैं जो आपको जख्म देता है, पीठ पीछे आपके वार करता है, तो ये तो काफी घुटनों के बल बैठने वाली बात है। तगड़ी चीज बताता हूँ जो मैंने पैसे कमा लिए क्या? नहीं, पैसे मैंने नोटिस करी है, भाजपा ना इतना बेहतर ढंग से काम करती है, इसकी कोई सीमा नहीं। जैसे कि किसी भी बड़े भाजपा नेता ने ऐसा कोई कमेंट पास नहीं किया इस मैच के ऊपर। सबने यही बोला है कि यार खेलना जरूरी था। हाँ, इनफैक्ट खेलना जरूरी था, सबने यही बोला, हर भाजपा नेता ने। वरना मीडिया में सुर्खी पाने के लिए भाजपा वाले क्या नहीं करते, कुछ भी कर सकते, मूवी बॉयकॉट करना, ये बॉयकॉट करना, वो बॉयकॉट करना, हर चीज को बॉयकॉट करने में लगे रहते हैं। लेकिन इस मैच के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं कि भाई आप इसका विरोध नहीं करेंगे, और इतना ही नाकारा ऑपोजिशन है कि वो कुछ नहीं कर पाया। मतलब राहुल गांधी के लिए बिहार के अंदर जो है पता नहीं कौन सा मुद्दा उनके लिए मुद्दा बनता है। मैं बता रहा हूँ ना, जब मणिपुर का मुद्दा था तब मणिपुर चिल्ला रहे थे। अब प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए तो उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए, आप मणिपुर चिल्ला रहे थे, आपका क्या कहना है? तो वो कहता है मणिपुर मुद्दा थोड़ी है, मुद्दा तो ऐसा ही आ रहा है। अब मेरे को लगता है ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ ना, जो व्यक्ति पहले तो खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा है कि फर्जी वोट आ रहे हैं, उन्हीं फर्जी वोटों को काटने के लिए SIR हो रहा है, और उसके SIR को विरोध कर रहा है, तो क्या ही चल रहा है दिमाग में, तो वही जानते हैं। खैर, आप लोगों की क्या राय है तमाम इस वीडियो के ऊपर? अगर आपको ठोकने वगैरह की सबकी आवाज़ आई हो तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए, क्योंकि आस पड़ोस में बहुत काम चल रहा है। बिल्कुल। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।